हेलो बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता। आज मैं आपको कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान की इकाई 5 के वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्नोत्तर बताऊंगी। इन प्रश्नों में से परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ये लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जो प्रश्न बैंक विमर्श पोर्टल पे अपलोड किया गया है, उसी से ये प्रश्न लिए गए हैं। इकाई 5 में अध्याय 17 से अध्याय 22 तक रखी गई है। इसमें मानव कार्यकी से संबंधित पाठों को रखा गया है, जैसे रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन, प्रचलन, तंत्रिकीय नियंत्रण और रासायनिक समन्वय आदि। अब हम देखें कि इस इकाई को कुल आवंटित अंक 17 हैं। इस इकाई में से 1 अंक के 5 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, 4 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न आएगा। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कूपिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन है फेफड़ों में, यकृत में, वृक्क में, मस्तिष्क में। तो इसका उत्तर है आ, फेफड़ों में। आइए हम इसको चित्र के रूप में देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये फेफड़ों में पाई जाने वाली कूपिकाओं को दर्शाया गया है इस चित्र में। मनुष्य में 2 फेफड़े होते हैं और ये श्वास नली या ट्रेकिया आगे जाकर 2 भाग ब्रोंकियोल में बट जाती है और प्रत्येक ब्रोंकियोल को एक वचन में ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस में और शाखाएं होती हैं। लास्ट में एल्वियोली डक्ट होती हैं और इन एल्वियोली डक्ट के अंतिम सिरे पर ये कूपिकाएं या एल्वियोली पाई जाती हैं। तो ये कूपिकाएं या एल्वियोली क्या काम करती हैं? ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो इन्हीं कूपिकाओं में भरती है और यहाँ से ऑक्सीजन ली जाती है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि कूपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो उत्तर होगा कूपिकाएं फेफड़ों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। 4 ऑप्शन हैं, अमोनिया, अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल और यूरिया। अब हम यहाँ देखें, स्तनियों की बात हो रही है। तो स्तनी माने स्तनधारी समूह के जो जीव होते हैं वो यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। अब हम थोड़ा और देख लें कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन करते हैं। तो जितने भी जलीय जीव हैं वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया एक विषैली गैस है, इसलिए अगर जलीय जीव इसके रूप में उत्सर्जन करते हैं तो चूंकि वो जल में रहते हैं और बाहर से पानी उनके अंदर आता रहता है, तो अमोनिया का विषैला प्रभाव कम हो जाता है। इसी तरह से अगर हम यूरिक अम्ल की बात करें तो यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु करते हैं, जैसे कि पक्षी आदि, छिपकली आदि। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो उत्तर होगा यूरिया। स्तनियों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। प्रश्न क्रमांक 3, यूरिया का संश्लेषण किसके टूटने से होता है? 4 ऑप्शन हैं, ग्लूकोज, वसा अम्ल, अमीनो अम्ल और अमोनिया। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि यूरिया का संश्लेषण अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से यकृत के अंदर होता है और ये आर्निथीन आर्जिनिन चक्र वहाँ पर चलता है। तो आंसर क्या है? अमोनिया। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। 4 ऑप्शन हैं, न्यूरॉन, सार्कोमियर, कंडरा और लिगामेंट। तो यहाँ पर उत्तर है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन को कहा गया है। तो उत्तर है आ, न्यूरॉन। प्रश्न क्रमांक 5, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन है फिर,
यकृत में, अग्नाशय में, पीयूष ग्रंथि में और इनमें से कोई नहीं। तो लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं ये अग्नाशय के अंदर पाई जाती हैं। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है और ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती हैं और इन अग्नाशय के अंदर ही ये लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं जो हार्मोन का स्राव करते हैं। इंसुलिन और ग्लूकेगान नाम के हार्मोन अग्नाशय के अंदर इन लैंगरहैंस के द्वीप के द्वारा ही स्रावित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, एक सामान्य व्यक्ति का रुधिर दाब होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले हम देखें कि रुधिर दाब किसे कहते हैं। हृदय की संकुचन अवस्था के कारण धमनियों में एक दाब पैदा होता है जो प्रकुंचन दाब या सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है और धमनियों की शिथिलन अवस्था के कारण भी एक दाब पैदा होता है, उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो मनुष्य में प्रकुंचन और शिथिलन दाब को ही यहाँ पूछा गया है प्रश्न में। तो हम देखें एक सामान्य व्यक्ति के रुधिर का जो दाब है, जो 4 ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं उनमें से द ऑप्शन सही है, 120/80 mmHg के बराबर। जैसा कि अब भी मैंने आपको बताया था कि धमनियों का प्रकुंचन दाब, तो यहाँ पर धमनियों का प्रकुंचन दाब है 120 mm पारे के दाब के बराबर और धमनियों का शिथिलन दाब होता है मनुष्य में 80 mmHg के बराबर। इसलिए उत्तर होगा 120/80 mmHg के बराबर। प्रश्न क्रमांक 7, सजीव पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं। तो सजीव पोषक तत्वों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान भरें। पहला, बायां आलिंद खाली स्थान रक्त को ग्रहण करता है। यहाँ पर उत्तर होगा जो आलिंद है वह शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त को ग्रहण करता है और इसके पास शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से पल्मोनरी शिराओं के द्वारा लाया जाता है। तो बायां आलिंद शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त को ग्रहण करता है। प्रश्न क्रमांक 2, स्तनियों में खाली स्थान के द्वारा श्वसन होता है। उत्तर है स्तनियों में फेफड़ों या लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। प्रश्न क्रमांक 3, नेफ्रॉन वृक्क की खाली स्थान इकाई है। आंसर होगा नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। प्रश्न क्रमांक 4, यूरिया खाली स्थान में संश्लेषित होता है। उत्तर होगा यूरिया यकृत में संश्लेषित होता है। यकृत के अंदर जब आर्निथीन आर्जिनिन चक्र चलता है तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर यूरिया बनाते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, खाली स्थान की कमी से डायबिटीज मेलिटस नाम का रोग होता है। उत्तर है इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलिटस नाम का रोग होता है। अगला प्रश्न है श्वसनीय वर्णक हीमोग्लोबिन खाली स्थान में पाया जाता है। उत्तर होगा श्वसनीय वर्णक हीमोग्लोबिन। यह वर्णक रक्त की लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। अगर आप रक्त में लिखेंगे तो भी सही है या फिर रक्त की लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है पहली हृदय ध्वनि को कहते हैं। तो पहली हृदय ध्वनि लब के रूप में होती है और हम यहाँ पर समझ लें कि हृदय में द्विबलन और त्रिबलन कपाट होते हैं। उनके बंद होने पर पहली हृदय ध्वनि उत्पन्न होती है जो लब के रूप में सुनाई देती है और उसके बाद दूसरी हृदय ध्वनि डब के रूप में होती है जो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने की होती है। तो यहाँ पर पहली हृदय ध्वनि पूछा है तो पहली हृदय ध्वनि लब के रूप में,
और दूसरी हृदय ध्वनि डब के रूप में होती है और इन ध्वनियों को हम स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। डॉक्टर इसी यंत्र के द्वारा इन ध्वनियों को सुनते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, सही जोड़ी बनाइए। एक तरफ दिया है ए बी रक्त समूह, तारा मछली, बोमन संपुट, अमोनिया उत्सर्जक, त्वचा का रंग और रेनबियर की नोड। अब हम देखें इसके सामने क्या दिया है। हमको सही जोड़ी अभी मिलाना है। ए जल संवहन तंत्र, बी वृक्क नलिका, सी न्यूरॉन, डी मिलेनिन, ई अस्थिल मछलियाँ और डी सार्वत्रिक दाता। यहाँ हम जोड़ी मिलाते हैं। देखिए यहाँ दिया है ए बी रक्त समूह और इस तरफ ये सार्वत्रिक दाता। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये शायद गलत क्वेश्चन प्रिंट हो गया है, क्योंकि जो ए बी रक्त समूह है वो सार्वत्रिक दाता नहीं है बल्कि सार्वत्रिक ग्राही है। तो यहाँ होना चाहिए था ओ रक्त समूह। अगर यहाँ पर ओ रक्त समूह 4 तरह के होते हैं, ए बी और ओ। तो यहाँ प्रश्न होना चाहिए था कि ओ रक्त समूह, तो उसकी जोड़ी बनेगी सार्वत्रिक दाता। तो पहले वाले का एफ। दूसरा है तारा मछली। तारा मछली में जल संवहन तंत्र पाया जाता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन की जोड़ी है ए जल संवहन तंत्र। तीसरा है बोमन संपुट। बोमन संपुट यह वृक्क नलिका का हिस्सा है, इसलिए तीसरा बोमन संपुट की जोड़ी बनेगी बी वृक्क नलिका से। चौथा है अमोनिया उत्सर्जन। तो अमोनिया उत्सर्जन ये जलीय जंतुओं में और अस्थिल मछलियों में होता है। ये अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करती हैं, इसलिए चौथे की जोड़ी होगी ई से अस्थिल मछलियाँ वो अमोनिया को उत्सर्जन करती हैं। पांचवा है त्वचा का रंग। त्वचा के रंग का निर्धारण मिलेनिन नाम का वर्णक करता है, इसलिए पांचवें की जोड़ी है डी मिलेनिन वर्णक। अगला है रेनबियर की नोड। ये जो छठवा रेनबियर की नोड है ये न्यूरॉन में पाई जाती है। न्यूरॉन के बीच में कुछ गांठें होती हैं जो रेनबियर की नोड कहलाती हैं। तो छठवें की जोड़ी बनेगी सी न्यूरॉन से। तो इस तरह से आपने सही जोड़ी मिलाई। ये देखा अभी। अब आपको मैं आगे एक शब्द में उत्तर दे बताऊंगी। प्रश्न क्रमांक 4 है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखें। पहला है ADH को विस्तारित कीजिए, यानी इसका फुल फॉर्म लिखिए। तो उत्तर है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH का फुल फॉर्म एंटी डायूरेटिक हार्मोन। दूसरा प्रश्न है पक्षी किस उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जित करते हैं। उत्तर होगा यूरिक अम्ल। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि जलीय जीव अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, स्तनधारी यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं और पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं, क्योंकि यूरिक अम्ल जो है वो जल में विलेय नहीं है। तो इस तरह से पानी की हानि को रोका जाता है। तो पक्षी यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 फेफड़ों से हृदय को रक्त लाने वाली वाहिका का नाम। जब रक्त फेफड़ों में पहुंचता है तो वह शुद्ध हो जाता है और उसके बाद पल्मोनरी शिराएं हैं जो कि शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लेकर आती हैं। प्रश्न क्रमांक 4 रक्त का स्कंदन किस पदार्थ के द्वारा होता है। उत्तर है थ्रोम्बिन प्रोटीन रक्त का स्कंदन या रक्त को जमने में मदद करता है। पांचवा शरीर में समन्वय किस तंत्र के द्वारा होता है। उत्तर होगा शरीर में समन्वय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो इस तरह से मैंने आपको इकाई 5 के अंतर्गत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को उत्तर सहित बताया है। अब मैं अपने अगले वीडियो में 2 नंबर के प्रश्नों को उत्तर सहित बताऊंगी।
धन्यवाद।